हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर और इतिहास में हमारा चल रहा था एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से कवर कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने चारों वेद को पढ़ लिया था और पूर्व वैदिक काल के बारे में अच्छे से बात कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल एक दूसरे से अलग थे। अलग किस बेसिस पे थे, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये सारा जो होने वाला है वो एनसीईआरटी के बुक से सारी की सारी कंटेंट ली गई है। तो अच्छे से बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक करना मत भूलना। आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव देखेंगे और अगले क्लास में हम लोग लूसेंट, घटना चक्र, ये जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कल लगा लेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल से पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक था, तो सबको पता है 1500 से लेके 1000 बीसी को पूर्व वैदिक काल की श्रेणी में रखा जाता है, जहाँ स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, दास प्रथा नहीं था, सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता था, पर्दा प्रथा नहीं था। तो ये सारी व्यवस्थाएं पूर्व वैदिक काल में थी और काफी अच्छा था। खास करके वर्ण व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था थी, पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर था। उत्तर वैदिक काल में ये बदल जाएगा और जन्म के स्थान पर कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो इसका समय कब से कब तक था, तो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच के समय को उत्तर वैदिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। और 600 के बाद हमारे महाजनपद सामने निकल के आएंगे और महाजनपद में 16 महाजनपद होगा और वही 16 महाजनपद से फिर बनेंगे क्षेत्र। मगध साम्राज्य, हमारा वज्जी साम्राज्य, अंग बनेगा, अवंती बनेगा, है ना। और धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होगा और हम वर्तमान में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बातें ये होती है कि पूर्व वैदिक काल में बस एक ग्रंथ लिखा गया था, जो था हमारा ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में कुछ और ग्रंथ लिखे गए, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से ऐसे वेद हैं जो पूर्व वैदिक काल में लिखे गए थे। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद लिखे गए थे। सामवेद में 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, संगीत के जनक कहा जाता है सामवेद को। अगर यजुर्वेद के बारे में बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर अथर्ववेद के बारे में बात करें तो अथर्ववेद में जादू, टोना और वशीकरण के बारे में बात किया जाता है। यही बात करें उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, अरण्यक की रचना की गई और उपनिषद की रचना की गई। तो आप में से हमें कोई बता सकते हैं अरण्यक की संख्या कितनी है और उपनिषद की संख्या कितनी है? अभी आगे मिलेगा कि जावलू उपनिषद में ही आगे बात करेंगे हम लोग कि आश्रम, 4 आश्रम था ना हमारा, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो खैर, अगर हम सामाजिक संगठन के बारे में देखें कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। समाज वही अच्छा होता है जहाँ स्त्रियों की रिस्पेक्ट यानी इज्जत की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। पूर्व वैदिक काल में ये बातें थी, उत्तर वैदिक काल में ये बातें खत्म हो गई और स्त्रियों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्ण में विभाजित था। और ये वर्ण व्यवस्था, वर्ण मतलब होता है कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भागों में बांटा गया था जात को। आगे इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म कर दिया गया। तो हम पहले बात किए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता और हमारा पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। यानी अगर मैं किसान हूँ और मेरा बेटा लोहे का काम करता है तो लुहार, दूसरा बेटा लकड़ी का काम करता है तो कारपेंटर, तो ये व्यवस्था थी। अभी क्या हो गया, अब जन्म के आधार पे हो गया कि अगर मैं लुहार हूं तो मेरा बच्चा लुहार ही होगा, चाहे वो कोई भी काम कर ले। तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी खराब हुई। अब 4 आश्रम थे और 4 आश्रम के बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे। जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया था। पहले के 25 साल ब्रह्मचर्य होते थे, उसके बाद 25 साल, जो 25 से 50 का समय आता था, गृहस्थ, और उसके बाद 25 वर्ष वानप्रस्थ, और उसके बाद 25 वर्ष सन्यासी के रूप में लोग जीवन व्यतीत करते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था थी, जो वर्ण आश्रम था। चारों आश्रम के बारे में बात करता है जावलू उपनिषद में। तो आप हमें बता देना पहले कि उपनिषद की संख्या कितनी थी।
और जाबलू उपनिषद से क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आ गई, उन्हें सभा और समिति में भाग लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। शिक्षा की व्यवस्था थी पूर्व वैदिक काल में कि स्त्रियों की शिक्षा पे बढ़ावा दिया जा रहा था, उत्तर वैदिक काल में रोक दिया गया। आप देखना, सभा और समिति में उसे भाग लेने से मना कर दिया गया। और समाज में जो विवाह थी वो 8 प्रकार का था, और 8 प्रकार ये सारे हैं ब्रह्म, दैव, असुर, प्रज्ञित, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। ये 4 ऊपर के जो विवाह है ना, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए थे, और नीचे के जो 4 विवाह हैं इसमें वैश्य और शूद्र इस विवाह को करते थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक काल में वैवाहिक विवाह कितने प्रकार के थे, तो सिंपली आंसर करना है 8 प्रकार के थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हमारा था राजनीतिक। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन क्या था। रहन सहन तो देख लिए, खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार कृषि था। हम पहले बता चुके थे कि वैदिक काल ग्रामीण यानी एक कृषि प्रधान क्षेत्र था और ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इसके कई प्रकार के फसल उगाते थे, जैसे ब्रीह, और ये शब्द पूछा गया है। ब्रीह मतलब होता है चावल, मास मतलब होता है उड़द, यव मतलब होता है जौ, और गोधूम मतलब होता है गेहूं। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। मैच करने के लिए दे दिया जाएगा, एक तरफ शब्द और दूसरे तरफ इसके उपनाम दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि मैच कर लीजिए। तो ये अच्छे से देख लेना, यव तो बहुत बार पूछा गया है ना, आप भी देखे होंगे एग्जाम में। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गया। अब हम कांस्य युगीन सभ्यता से निकल के लौह युगीन सभ्यता में आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहां कॉपर और टीन का प्रयोग करके कांस्य का निर्माण किया जाता था। लेकिन जब लोहे की खोज हुई तो कांस्य से मजबूत होता है लोहा, और इसी के कारण थोड़ी सभ्यता में विकास आया। और ये जो लोहे की खोज हुई थी वो कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था, और साथ ही साथ मगध के क्षेत्र में भी हुआ था। यही कारण था कि 16 महाजनपद में जो मगध महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसका कारण ये भी था कि नेचुरल सराउंडिंग्स, मगध महाजनपद पहाड़ों के बीच में था और लोहे की खोज हुई थी। ये दोनों के कारण मगध महाजनपद 16 महाजनपद में आगे निकल के आ गया। उत्तर वैदिक काल में अयस 2 रूपों में चर्चित है। एक है श्याम या कृष्ण अयस, जिसे लोहा कहा जाता था, और एक है लौह अयस्क, जिसे तांबा कहा जाता था। तो अयस शब्द का इस्तेमाल करते थे लोहा के लिए भी और तांबा के लिए भी। अगर कृष्ण अयस का बात करें लोहा, और लौह अयस्क का बात करें तो तांबा, उल्टा कर देना। ठीक है, याद रखना। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित विद्वान का वर्णन है कि हल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, हल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल थे जहां से हल का प्रमाण मिलता है, जरा आप लोग आंसर देना। तो इसका आंसर क्या होगा आगे। लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ जिला, धारवाड़ क्रम का चट्टान। ऑलरेडी मैं ज्योग्राफी के क्लास में ये आप लोग को बताया था। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं 8 से 9, 8 से 10 सुबह में मॉर्निंग का बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो 2 से 4। तो धारवाड़ क्रम का चट्टान कर्नाटक के क्षेत्र में है, और धारवाड़ क्रम के चट्टान से धात्मिक खनिज निकाला जाता है। तो 1000 ईस्वी पूर्व लोहे का प्रमाण कर्नाटक के धारवाड़ जिला से मिला था, और फिर पाकिस्तान के क्षेत्र से मिला, इसके बाद मगध क्षेत्र से मिला, और धीरे धीरे लोहे ने अपनी जगह बना लिया और कांसे पीछे छूट गए। इसके अलावा कुछ कृषि संबंधित जानकारियां यहाँ से पूछ लेता है, जैसे लांगल किसे कहते हैं, हल को कहा जाता है, ब्रिक मतलब बैल होता है, उर्वरा मतलब होते हैं जुते हुए खेत, सीता मतलब होता है हल से बनी हुई नालियां, अवट मतलब होता है कूप, प्रजन्य मतलब होता है बादल, अनस मतलब होता है बैलगाड़ी, और किनास मतलब होता है हल बहा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में एक एक करके पूछे गए। अभी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है मार्च में, बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा का इवन ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला है 23 जनवरी से। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ से वैदिक काल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको दी जाएगा। तो अच्छे से सेशन लेना, पूरा का पूरा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके सामने ला कर रख दूंगा। बस आप इंटरेस्ट लेके पढ़ना, चीज़ों को नोट डाउन करते चले जाना, संभव हो सके तो मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आर्थिक जीवन के बाद हम लोग देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन इनका कैसा था।
राजनीतिक जीवन मतलब क्या, कि कोई शासन कर रहा होगा, वहां कुछ जनता होगी जिसका देखभाल सब लोग कर रहे होंगे, बदले में टैक्स वसूल रहे होंगे। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया। राजकीय मतलब क्या, अब राजा सामने आने लगा, और राजा सामने आएगा तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स लेगा, कर लेगा, है ना। इस काल में कबीले को जनपद के रूप में ग्रहण किया गया, और यही जनपद आगे जाके आप लोग को पता है महाजनपद बन जाएगा, है ना। और कितने महाजनपद बनेंगे, 16। और 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद हमारे बिहार में होंगे, मगध, वज्जी और अंग महाजनपद, है ना। भारत व पुरु को मिलाकर कुरु जनपद बना, तथा तुर्बुस और किर्बी को मिलाकर पंचाल जनपद मिला। तो ये छोटे छोटे जनपद है, बाद में जाके यही इनका विकास होगा, विस्तार करेंगे और महाजनपद बन जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे विराट, उत्तर के राजा को विराट कहते थे, दक्षिण के राजा को भोज कहते थे, पूर्व के राजा को सम्राट कहते थे, पश्चिम को स्वराट कहते थे और मध्य को राजा। जैसे ये सारी बातें यहाँ पे देख लेना। ये तो खैर ऋग वैदिक काल की राजनीतिक संगठन, जैसे छोटे परिवार। सबसे पहला है कि किसी भी समाज का सबसे छोटा इकाई होता है परिवार, और परिवार को कहा जाता था उस समय कुल, यानी कुल कहा जाता था, और कुल के मुखिया को कहा जाता था कुलप। ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामीण, और विष के मुखिया को कहा जाता था विषपति, और जन के मुखिया को कहा जाता था राजन या जनपति। तो कुल मिलकर ग्राम बनते थे, एक रक्त समूह के सदस्य यानी परिवार। कुल आपस में मिलते थे तो ग्राम बनता था, ग्राम आपस में मिलते थे तो विष बनता था, और विष आपस में मिलते थे तो जन बनता था। जैसे परिवार के मिलने से घर बनता है, घर के मिलने से गांव बनता है, गांव के मिलने से शहर, और शहर के बनने से बनता है हमारा देश, है ना, राज्य, और राज्य के मिलने से बनता है देश, और देश के मिलने से महादेश। ठीक है, इसी तरीके से हमारा उत्तर वैदिक काल में ये छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें आगे, तो राजा का पद अनुवांशिक कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे उनका पद अनुवांशिक हो गया, यानी पैतृक वंशावली, आपके बच्चे राजा बनेंगे, उसके बच्चे राजा बनेंगे। और जो राजा होता था वो, यानी राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था ना, उसी को जनरली राजपाट दिया जाता था, बड़े पुत्र को। राजाओं के प्रभाव अनेक यज्ञ द्वारा बढ़ने लगे। अब उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के यज्ञ हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी हम पूर्व वैदिक काल में भी आपको बताए थे। उत्तर वैदिक काल में एक था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ 1 साल तक ये चलता था, और जब ये समाप्त होता था तो 24,000 गाय दिया जाता था। किसको, ब्राह्मण को, जो यज्ञ करवाते थे। और इस 1 साल तक पति और पत्नी दोनों आपस में दूर रहते थे। ठीक है, आगे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। घोड़े को छोड़ दिया जाता था और 400 लोग उसके पीछे पीछे रहते थे। जहां जहां से घोड़ा गुजरता था वहां वहां का सारा साम्राज्य राजा का हो जाता था, और अगर कोई घोड़ा पकड़ लिया तो उसे युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होता था शक्ति प्रदर्शन, कि हम कितने शक्तिशाली हैं, इसके लिए वाजपेयी यज्ञ का प्रयोग किया जाता था। तो ये हमारा राजनीतिक जीवन था उत्तर वैदिक काल के लोगों की, कि राजा की व्यवस्था आ गई, लोग शासन करने लगे और हक जमाने लगे लोगों पे। आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो 4 आश्रम थे हमारे। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्म कांड आधारित हो गया। इस काल में महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति यानी ब्रह्मा, शिव और नारायण यानी विष्णु। हम लोग, आप लोग को पहले हम बोले थे कि अभी भगवान भी बदल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल में हम लोग इंद्र, वरुण, अग्नि, पुसन, ये सारे देवताओं को देखते थे। अब उत्तर वैदिक काल में देवताएं भी बदल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सामने आ गए, है ना। उसके अलावा पुसन को पशुओं का देवता कहा गया, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसे शूद्रों का देवता कहा जाने लगा। पहले ये पशु का देवता था, और आपको पता है पूर्व वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु गाय होते थे, और गाय को मारना एक कानूनन अपराध था, है ना। उसमें फांसी की सजा यानी कि मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन यहाँ पूषण अब शूद्रों का देवता हो गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण का देवता हो गया, है ना। जाबलोपनिषद में 4 आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य, ज्ञान की प्राप्ति करना होता था। गृहस्थ में सांसारिक जीवन में आपको रहना है, और वानप्रस्थ में ईश्वर की आराधना करना है,
और संन्यास में मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ये हमारे 4 आश्रम थे, और 4 आश्रम का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जाबलोपनिषद में मिलता है। अगर आगे बात करें, एक तरफ है दर्शन और दूसरे तरफ है प्रतिपादक। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक देखेंगे हम लोग कपिल मुनि थे, है ना। कल जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो देखेंगे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। योग दर्शन का कौन थे? पतंजलि, है ना। न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पॉसिबल हो स्क्रीनशॉट लेना, अगर पीडीएफ चाहिए तो भी बता देना, मैं कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। आगे अगर बात करें तो हमारा आगे मिलता है सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है, कब इसका प्रादुर्भाव हुआ और हमारे सामने ये कैसे आया और समाप्त कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। पूर्व वैदिक काल में सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई और स्त्रियों को भोग विलास की वस्तु समझी जाने लगी, और जब हस्बैंड मर जाता था तो उसी के साथ उसी के चिता में उसके पत्नी को भी जला दिया जाता था। लेकिन अगर पत्नी मर गई तो पति दूसरा शादी कर सकता था। ये प्रथा ऐतिहासिक काल से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे सामने एक आर्टिकल आया है 498 का ए या का, ये संविधान का की चीजें सब कुछ को बदल के रख दी, है ना। अभी क्या करती है, पत्नियां डाइवोर्स ले रही है और एलिमनी के नाम पे मोटा रकम वसूल कर रही है ना। ये हमारे समाज में ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है। अभी हाल के दिनों में बहुत सारे डाइवोर्स के केसेस देखे गए हैं, है ना। तो खैर हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। अथर्ववेद से सती प्रथा की औपचारिक पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता में जल जाती थी। यानी अथर्ववेद में, अब देखो अथर्वा ऋषि ने ये वेद को लिखे थे और इसमें लिखा गया है कि पति जब मर जाएगा तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि पति के साथ उसकी चिता में जल जाए। अब ये बताओ आप ही, ये कहाँ तक उचित था? ये बातें रामायण में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, महाभारत में भी इसका कोई उल्लेख नहीं मिला है। हमारा रामायण भी ग्रंथ है, महाभारत भी ग्रंथ है, इन सारे ग्रंथों में कहीं भी सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिला है। हाँ, सती प्रथा का अगर प्रथम प्रमाण देखें तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख, जो भानुगुप्त का था और 510 ईस्वी में यहाँ पे मिलता है, वो भी 510 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं ईस्वी में। यहाँ पे एक गोपराज एक सैनिक है, जब ये मर जाता है तो इसकी पत्नी इतनी दुखी हो जाती है कि स्वयं अपने पति की चिता में जल जाती है। ऐसा नहीं कि उसको फोर्स किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स करने की बातें हो रही थी कि जबरदस्ती, मतलब ऐसा ट्रेंड हो गया था कि पत्नी जानती ही थी कि अगर पति मरा तो हम भी मर जाएंगे। और ये बातें कहाँ लिखी गई थी? अथर्ववेद में ये मेंशन किया गया था। लेकिन सती प्रथा का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है? 510 यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। गोपराज की पत्नी थी, वही सती हुई थी। और अगर आधुनिक भारत में देखिए तो आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में कानून 17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। और ये कानून जारी करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अंग्रेज आए, बहुत सारी चीजों में सुधार किए, जैसे दास प्रथा पर रोक लगाए, बलि प्रथा पर रोक लगाए, सती प्रथा पर रोक लगाए, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन दिया। ये सारी चीजें हमारे समाज में महिलाओं को लेकर काफी दयनीय स्थिति बन चुकी थी, लेकिन ये सारी स्थिति बाद में धीरे धीरे ठीक हो गई। तो सती प्रथा के बारे में प्रमाण कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में क्या बातें कही गई थी और सती प्रथा का औपचारिक रूप से कानून कब आया सामने। अब आगे बात कर लेते थोड़ी सी दास प्रथा। तो सती प्रथा आया तो दास प्रथा आएगा। दास मतलब होता है स्लेव लोग, गुलाम लोग, है ना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे 1206 में। दास प्रथा में ये देख रहे हो कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, जैसे मन है जानवरों से बदतर व्यवहार किया जाता था। एक कोठरी में बंद रखा जाता था, बेगार करवाया जाता था, कूड़े से मारा जाता था, ठीक है। ये होता था दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखो, उत्तर वैदिक काल में लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा शुरू हो गई, यानी जो हमारे शूद्र थे अब शूद्र दास की तरह रहने लगे, यानी उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था तो लोग दूसरे के यहाँ काम करते थे। मन हुआ तो खाना दे दिया, पैसा तो बहुत दूर की बात है, खाना ही मिल जाए समय पे वही बहुत बात है। तो उत्तर वैदिक काल में स्थिति, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमारा सबसे बाद में आया ना उत्तर वैदिक काल, है ना, 1000 से 600 के बीच में आया था ईस्वी पूर्व में। तैतरीय साहित्य में पता चलता है कि दास दासियों के उपहार स्वरूप दिए जाते थे, यानी दास को भेंट किया जाता था उपहार स्वरूप, कि मेरे पास दास है, तुम रख लो 4 गो, तुम रख लो 10 गो। इस तरीके से उपहार देने की प्रथा शुरू हो गई। अगर मौर्य काल में बात करें तो मौर्य काल के समाज में दास प्रथा का प्रचलन
प्रमाण मिलता है। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दास का उल्लेख किया गया है। ये सारी बातें अच्छे से देख लेना, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एलिमिनेशन के जरिए आप आंसर आसानी से लगा लोगे। मौर्यकालीन शासक अशोक अभिलेख में भी दासों का अभिलेख जिक्र मिलता है, यानी मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन तेज हो गया था। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है और मनु स्मृति में भी 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। तो ये छोटे छोटे जितने फैक्ट आ रहे हैं ना आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा। तो दास प्रथा के बारे में बात हो गया। अच्छा ये बताना कि आधुनिक इतिहास में दास प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तर वैदिक काल का, और देख लो कि सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। जैसे पहला, जैन धर्म के 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और पारसनाथ, दोनों के बारे में अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर है, और ऋषभदेव जिसे आदिनाथ के नाम से जानते हैं ये पहले तीर्थंकर थे। दोनों का वर्णन कौन से वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे, अस्तो मां सदगमया का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? तो कृष्ण यजुर्वेद था। तो ये सारी जितने भी बातें लिखी गई है, पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जापलूपनिषद में। गीता के पहले निष्काम कर्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन कहाँ मिलता है? ईशोपनिषद में। और हम आपसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो फिर से हम पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट में देना। आगे चलते हैं। तो आज हमारा सफर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैदिक काल से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे कल मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, लगभग 50 एमसीक्यू मैं लेकर आऊँगा, डिस्कस भी करेंगे और 23 एमसीक्यू लगा भी लेंगे। पढ़ाई जारी रखना, एग्जाम सर पे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।